नवाचार करने के लिए पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं होता बिल्कुल जी। मैं ऐसे एक बुजुर्ग से मिला हूँ जो गोबर गैस से जनरेटर चलाते हैं अरे वाह। और अपना पूरा घर का पूरा बिजली बिल वो गोबर के गैस से अपना घर का बिजली बिल निकाल लेते हैं। प्लस खेतों का मोटर वो गोबर गैस से चला रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेस्टिसाइड बनाने का हमारे छत्तीसगढ़ में तो कोई सोच नहीं रहा था उस समय। लोग डेयरी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ दूध पे रहता है कि हमको गाय से दूध निकालना है और उसको बेचना है, जबकि गाय का हर चीज उपयोगी है। जितना खपत है उसका मात्र 35% प्रोडक्शन है, बाकी 65% नकली दूध है। जो कृषि में जो ज्यादा मुनाफा छोटे किसान ही कमा सकते हैं। ये बात मुझे उल्टी नजर आ रही है। हाँ हाँ, मेरे लिए तो 15 क्विंटल बहुत बड़ी बात हो गई थी जी। आना। पिछले साल का मेरा प्रोडक्शन 30 क्विंटल रहा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जैसा ऑन पेपर दिखता है वैसा होता नहीं है। ईमानदारी में रखा क्या है, आबाद होना है अगर तो बेईमानी कर। ईमानदारी में रखा क्या है, आबाद होना है अगर तो बेईमानी कर, और फिर भी बर्बाद होना ही अगर तो इश्क कर या किसानी कर। जी हाँ, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उन्होंने दोनों किया है। जी। क्यों आज किसानी का पर्याय बर्बादी हो गया है, इस पर्याय को तोड़ने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सफल डेयरी व्यवसाय और कृषक उमित साहू। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बाद भी इन्होंने कृषि में कदम रखा और कुछ ही वर्षों में अपनी उत्पादकता और अपनी इनकम दोनों डबल कर दी। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी स्टोरी और जानते हैं कैसे इन्होंने ये चमत्कार किया। चलिए मिलते हैं। हेलो सर, वेलकम। सबसे पहले तो आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, सो हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम एन इंजीनियर टू फार्मर? कैसे हुआ इसमें कृषि में आना? कॉलेज टाइम में हम कुछ ऐसा चीज हम लोगों ने किया था, जैसे ट्रेनिंग। इंजीनियरिंग में 2 ट्रेनिंग करना रहता है, प्रोजेक्ट करना रहता है। तो उस दौरान मेरा एक ट्रेनिंग और एक प्रोजेक्ट वर्क, वो उसकी वजह से मतलब मैं खेती में आया। उसमें एक प्रोजेक्ट वर्क था, हम लोग किचन वेस्ट से ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन कर रहे थे। उसमें फर्मेंटर वगैरह हम लोग खुद बनाया था, हम लोग का ग्रुप में था वो प्रोजेक्ट। तो उसका एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़ था, तो इससे मैं एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा। और प्रोजेक्ट भी जो ट्रेनिंग भी किए थे वो भी हम लोग एंजाइम पे किए थे, उसका भी एग्रीकल्चर यूज काफ़ी था। तो उसी समय से मेरा खेती में आने का मन हुआ था। और खेती मैंने मतलब सिर्फ फार्मिंग करना ऐसा नहीं था, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना मतलब अभी भी कर रहा हूँ। उसमें जो पेस्टिसाइड वगैरह बनते हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ पढ़े हैं। बायोटेक्नोलॉजी मेरा ब्रांच था उसमें, जो एग्रीकल्चर से काफ़ी रिलेटेड होते थे। तो वहाँ से मेरा रुझान खेती में आया था। मतलब खेती में यूज़ होने वाले पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, वो सब हमारे मतलब उसके बारे में पढ़ा था मैंने। और उसको बनाने का मेरा मन था कि हम लोग ये एक नया चीज़ होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेस्टिसाइड बनाने का हमारे छत्तीसगढ़ में तो कोई सोच नहीं रहा था उस समय। तो वो सपना लेके आया था मैं खेती करने। सर, पढ़े लिखे लोगों का कृषि में रुचि लेने से, जैसे आपने लिया, उससे कृषि में क्या नवाचार संभव है और क्या देखते हैं आप? देखिए, नवाचार करने के लिए पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं होता क्योंकि मैंने जब से मैं खेती में आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं लेकिन बहुत शानदार काम कर रहे हैं, नवाचार। मैं ऐसे एक बुजुर्ग से मिला हूँ जो गोबर गैस से जनरेटर चलाते हैं और अपना पूरा घर का पूरा बिजली बिल वो गोबर के गैस से अपना घर का बिजली बिल निकाल लेते हैं। प्लस खेतों का मोटर वो गोबर गैस से चला रहे हैं। क्या बात है। तो ये हम पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए, लेकिन वो बिना मतलब सिर्फ नाम लिखना जानते हैं ऐसे ओके। मतलब पढ़े लिखे होने से क्या है, थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं नवाचार करने के, क्योंकि हर तरफ से कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों से, तो चांसेस रहते हैं। लेकिन पढ़े लिखे ही लोग ही नवाचार करते हैं ऐसा नहीं जरूर नहीं। आप डेयरी बिजनेस में भी हैं, डेयरी व्यवसाय भी एक तरह से कृषि कार्य ही है ना?
आप डेयरी और खेती का आपस में कोई रिश्ता बनता देखते हैं? आप कैसे देखते हैं आप इसे? दोनों क्षेत्र एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा जो स्टार्टिंग था, वो जो पशुपालन की तरफ मेरा रुझान गया, वो खेती में उसकी जरूरत के हिसाब से ही गया। हम लोग गौमूत्र से और गोबर से डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स बनाते थे, तो इसलिए मेरा रुझान डेयरी की तरफ गया। मेरा पहला प्राथमिकता तो खेती था, वो बाद में आया गौ पालन का, डेयरी का। डेयरी में अनुभव कैसा रहा आप शुरुआत से जब आप एंटर किए जी, अब तक? अच्छा है काफी डेयरी का काम भी। और मैंने तो यहाँ की कोचली नस्ल पे काम किया था शुरुआत में, जी। और जो मुझे पुरस्कार मिला है वो कोचली नस्ल पे काम करने की वजह से ही उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा। हमारे यहाँ जैसे मैंने शुरुआत किया था, तो हमारे यहाँ लगभग 40 के आसपास ही कोचली नस्ल की गाय और बैल थी। तो उस समय हमारे यहाँ हम लोग बाहर से दूध खरीदते थे। 40 गाय होने के बाद गायों का नस्ल होने के बावजूद हम लोग बाहर से दूध खरीदते थे। ये हालत था यहाँ के नस्ल का। तो उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना था, हम बस उनको कुछ कुछ चीजें होती, जैसे कृमि, आप सभी जानते हैं, कृमि की दवाइयाँ बहुत जरूरी होती है गायों के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बाहर चरती है, डस्ट लगा रहता है, कीचड़ लगा रहता है, वो सब घासें खाती है, तो उनके अंदर वो सब बहुत जरूरी रहता है। बस मैंने वही किया, बहुत कुछ बड़ा काम नहीं किया था। मैंने उनको प्रॉपर टाइम पे कृमि की दवाइयाँ खिलाई और उनको भरपेट खाना दिया। सिर्फ 1 साल में ही मैं मेरे पास लगभग 10-15 लीटर दूध होने लग गया था, सरप्लस प्रोडक्शन। मतलब सिर्फ 1 ही साल मैं उनको बस खिलाया हूँ और ये हो गया था। तो उससे मेरा पशुपालन की तरफ रुझान और बढ़ गया। फिर मैं और भी गाय लेके आया और फिर कमर्शियल रूप से करने लग गया। आपने कृषि और डेयरी को बहुत लोकल लेवल पे आपने देखा है जी। इस सेक्टर में स्थानीय समुदाय का उत्थान कैसे किया जा सकता है? किस स्थानीय समुदाय का उत्थान करना है, तो जो उनके प्रोडक्ट हैं उनका मार्केट में अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। जैसे आज लोग डेयरी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ दूध पे रहता है कि हमको गाय से दूध निकालना है और उसको बेचना है, जबकि गाय का हर चीज उपयोगी है। उसका गोबर से लेके गौमूत्र, सारा चीज। आजकल कुछ लोग गौमूत्र भी बेच रहे हैं, आज सरकार गोबर भी खरीद रही है। तो कंप्लीट जब हम लोग जाते हैं उस पे, तो काफी अच्छा मतलब हो सकता है काम। और यहाँ के किसान, एक और कारण है पीछे रहने का, क्योंकि वो हमारे यहाँ कहीं कहीं पानी की समस्या ज्यादा है, तो हरा चारा के ऊपर फोकस नहीं कर पाते किसान। और जो किसान कर रहे हैं उन लोग अभी भी सक्सेस हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं हरा चारा मेंटेन, तो थोड़ा सा उन लोग को लॉस हो जाता है। तो भारत में 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पे केंद्रित है और भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पे आधारित है। फिर भी कृषि क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? आप क्या देखते हैं इसे? कारण वही है कि लोगों को सही मूल्य नहीं मिल पाना ही मेन कारण है कृषि उत्पादों का। क्योंकि पूरा देश, हर किसी को खाना खाना है, हर किसी को दूध पीना है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि सबको सस्ता मिले, तो इसका मार किसानों को झेलना पड़ता है। हर आदमी को आजकल 30 रुपए में दूध चाहिए, तो वो तो संभव नहीं है। लागत 35 रुपए आ रहे तो 30 रुपए में दूध कैसे निकलेगा? तो वही है, अगर किसानों को सही रेट मिले तो जनता को महंगा मिलेगा। तो सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा किसानों, ताकि किसान भी बचे रहें। आजकल लोग आते हैं, खेती करते हैं, फिर कुछ साल करके छोड़ के चले जाते हैं। मेन कारण वही है क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिलता है नहीं। आपने जो बात कही, मुझे एक रिपोर्ट याद आ गई, उसमें कहा गया था कि भारत में जो दूध उत्पादन है उससे ज्यादा खपत है। तो आप देखिए कि नकली दूध भी कभी कितना वो है। ये एकदम सही बात है। जितना खपत है उसका मात्र
35% प्रोडक्शन है। सिर्फ 35 प्रोडक्शन? हाँ, बाकी 65% नकली दूध है। अरे बाप रे, ये बहुत बड़ी बात है जी। अभी जैसे त्योहार आ रहे हैं जी तो आप देखेंगे जगह जगह रेट पड़ेगा और जी नकली खोआ मिलेगा, नकली दूध। जी। मतलब 10 में से 7 लोग नकली दूध पी रहे हैं। नकली दूध पी रहे हैं। एक उसके बावजूद भी डेयरियां बंद हो रही है। जी, उसके बावजूद भी डेयरियां बंद हो रही है। आप किसान हैं और लगभग आप 12 साल से किसानी कर रहे हैं। हाँ, मैं मैं एक डेटा देख रहा था बीच में, उसमें बात कही थी कि 1970 में गेहूं का जो रेट था वो 76 रुपए प्रति क्विंटल था जी। और 2015 में वो 1450 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। इसी दौरान अगर हम अदर सेक्टर्स में इनकम ग्रोथ की बात करें तो सरकारी मुलाजिम का जो बेसिक पे और डीए की मैं बात कर रहा हूँ वो लगभग 250 से 300 गुना बढ़ गया। एक स्कूल टीचर क्या है 280 से 320 गुना बढ़ गई। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्या है 170 से 180 गुना बढ़ गई। और जबकि किसानों क्या है केवल 19 गुना। अगर इसी अनुपात में अगर बाकी सेक्टर्स में अगर वृद्धि होती इनकम में तो शायद वो नौकरी छोड़ चुके होते हैं। तो ये जो असमानता है आपको नहीं लगता ये कृषि क्षेत्र को कमजोर कर रहा है? यही तो मेन कारण है कृषि क्षेत्र का। पीछे जैसे आपने बताया 20 गुना बढ़ा तो बाकी लोग का 300 गुना बढ़ गया है। उस रेशियो से अगर सारी चीजें होती तो किसान तो आज माला माल होता जी। लेकिन उस रेट में नहीं बढ़ पाया। लोगों का कृषि से जो रुझान है इसी नाम से कम हो गया है, क्योंकि उनको सारा पैसा लगाना है। फिर सारा पैसा लगा के सारा चीज मौसम के ऊपर रहता है। मौसम अच्छा रहा तो सब चीज अच्छा होता है, मौसम खराब हुआ तो पेस्ट का अटैक आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बाढ़ आ गया तो फसल डूब गया। तो किसानों को सारा चीज झेलना रहता है, उसके बावजूद कम रेट में ही माल बेचना है। किसान ऐसा प्राणी है जो हर चीज थोक के भाव में बेचता है। थोक के भाव मतलब कम भाव में बेचता है, और जो उसको चाहिए वो रिटेल में खरीदता है, मतलब चिल्लर के भाव में खरीदता है। उसको भी अगर सारी चीजें थोक के भाव में मिलती तो एक रास्ता निकलता कि कुछ उनका भी बचत होता। आज किसानी में ऐसा है जितना लगाते हैं और जो आता है उससे घर चलता है। इसमें भी मैं बात की कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी जो तय होता है वो लागत प्लस जो लेबर है वो उसमें किया जाता है। उसमें क्या ये काफी होता है? ये तो बहुत कम है कायदे से देखा जाए। आप इस पे एमएसपी पे आप क्या देखते हैं? एमएसपी देखा जाए तो बहुत कम है। एमएसपी में जो हमारी लागत जैसे आती है उसमें 50% और ऐड कर दिया जाता है। मतलब अगर हम लोग 10,000 रुपए लगा रहे हैं खेती करने में, 10,000 लगा के हमको 4 महीने 6 महीने रुकना है, उसके बाद हमको मिलेगा 15,000। तो ये तो बैंक ब्याज से भी कम हो गया। मैं अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो आज देश में किसानों की हालत से हमारे राज्य के किसानों की हालत किस तरह से संबंध है? क्या छत्तीसगढ़ में या देश में कृषि थोड़ा अलग अलग की छवि अलग है, स्थिति अलग है? क्या दोनों ही जगह समान स्थिति है? नहीं, देखा जाए तो बाकी जगहों से छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। और अभी तो गवर्नमेंट चुनाव होने वाला है तो घोषणाएं चल रही है जी। उससे हो सकता है और बेहतर जी। मेरा वो बात अगली बात उसी पे थी कि चुनावी मौसम है और वायदों की बारिश हो रही है। अभी 28 रुपए की बात की गई, फिर अभी बीजेपी के मतलब शाह जी आए थे, उन्होंने 31 रुपए की बात की ना। लेकिन इसमें बात देखा जाता है कि किसानों की मेहनत और तरक्की के उद्देश्य से फसल की कीमत तय नहीं होती, जबकि राजनीतिक लालच में फसल की कीमत तय की जाती है। पहले नजरिए में किसान को लगता है कि उसका फायदा हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि जिस अन्नदाता ने उसे उगाया है उसका श्रेय उसको नहीं दिया जाता, बल्कि पूरा श्रेय राजनीति ले लेती है। और फिर भी ये ऐसे दिया जाता है कि उपकार कर रहे हैं तुम पे, 28 रुपए 31 रुपए देके ये लो रख लो, जबकि सारी सरकार किसानों के दम पर ही बननी है। जब किसानों के दम पर ही सरकार बननी है और उनके लिए काम नहीं हो रहा है तो फिर ये अन्याय जो है इसको कैसे देखते हैं आप? अब अन्याय ही कहना चाहिए। किसान सरकार मतलब वोट देती है, सरकार बनाती है,
तो किसानों के जो डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। हालांकि किसानों का जो डिमांड है वो बहुत कम है। हम्म, मतलब किसान आज कायदे से देखा जाए, जैसे आपने डेटा बताया 20 गुना और 300 गुना का, उस डेटा के हिसाब से तो आज धान का रेट कम से कम 6,000 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल जी। लेकिन अभी अभी जो एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है वो 2,003 रुपए का रेट है। रेट है। 2183 रुपए ग्रेड 2 का, और ग्रेड 1 का 2,003 रुपए। तो आप देखिए, कितना? बाकियों से कंपेयर करेंगे तो होना चाहिए 6,000, 6,000, लेकिन हो रहा है 2,000। 2,000। उसमें भी किसान ये चाह रहे हैं कि अगर 3,100 3,200 हो जाएगा तो किसानों का मतलब गवर्नमेंट बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही ऐसा है, नहीं कर रही। उसको ऑलरेडी आधा ही देगी, उतना देने के बाद भी वो आधा ही देगी। आधे से भी कम दे रही है जी। जी। जब हम सफल किसानों की बात करते हैं, आप उनमें से एक हैं, तो इनमें से ज्यादातर अधिकतर बड़े बड़े स्तर के किसान हैं। क्या छोटे किसान भी कभी सफल हो पाएंगे? क्या देखते हैं आप? देखिए क्या है, जो कृषि में जो ज्यादा मुनाफा छोटे किसान ही कमा सकते हैं। ये बात मुझे उल्टी नजर आ रही है, लेकिन हाँ, आप मुझे हालांकि बताएं। आपको उल्टी नजर आएगी, क्योंकि देखिए हम लोग अगर बड़े लेवल में करते हैं ना, हम्म, तो हम लोग खेतों में एक एक जगह नहीं जा सकते। हम्म, और छोटा जो किसान है, भले वो छोटे एरिया में करते हैं, लेकिन वो खेत के हर हिस्से में जाते हैं, प्रॉपर मैनेज करते हैं। तो पर एकड़ जो उनका वो है, एक तो वो मजदूरी भी खुद करते हैं, तो पर एकड़ जो उनका बचना चाहिए वो ज्यादा बचता है। और हम जो बड़े किसान हैं वो तो पूरे लेबर के भरोसे रहते हैं जी। तो उससे फर्क पड़ता है। हालांकि वो छोटे किसान हैं, उनको ज्यादा मिल रहा है, ये कोई मतलब कहना चाहिए उसके लिए शब्द नहीं मिल रहा है मेरे को। पर एकड़ उनका प्रॉफिट ज्यादा रहता है, ये मेरा कहना है। जब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जब आप इसमें आए कृषि में, तब क्या गोल लेकर आप आए थे, और तब प्रोडक्शन की स्थिति क्या थी, और अभी क्या है? क्या आपने किया जिससे प्रोडक्शन में इतना बढ़ा? देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग करके आया तो मुझे खेती का कोई समझ नहीं था, और मुझे खेती ही करनी है इस गोल से नहीं आया था। मैं खेती में कुछ नवाचार करना चाह रहा था, कुछ नई चीजें ऐड करना चाह रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। हालांकि उसका 10% भी मैंने अभी तक नहीं किया है जो मैं सोच के आया था। क्योंकि जब आप सोचते हैं तो वो सारी चीजें दिखाई नहीं थी, जब आप फील्ड में उतरते हैं तो बहुत नई नई चीजें सामने आती है। पहले तो उसको समझने में बहुत टाइम लग गया कि कैसे करनी चाहिए। टाइमिंग का बड़ा इशू रहता था, बड़े लेवल में करना है तो लेबर का बहुत इशू रहता था, तो उसको मैनेज करने में बहुत मुश्किल आता था, जिससे प्रोडक्शन में डायरेक्ट लॉस होता था। अभी कुछ सालों से सारी चीज़ें मतलब लेबर से लेके कौन सा क्या चीज़ कब डालना है वो सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो अभी 1-2 साल से काफ़ी अच्छा है। क्या अंतर है शुरुआत के प्रोडक्शन में और अभी के प्रोडक्शन में? काफ़ी अंतर है कुछ जी। डेटा बताऊं तो मैं अब गांव का प्रोडक्शन तो जैसा था वैसे ही है। मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरे लिए तो 15 क्विंटल बहुत बड़ी बात हो गई थी आना। पिछले साल का मेरा प्रोडक्शन 30 क्विंटल रहा, तो मेरा डबल मतलब इनकम भी डबल की बात करें इसमें? बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं इनकम भी, क्योंकि लागत तो लगभग उतनी ही आनी है। नहीं, लागत में काफी अंतर है। आपने एक बहुत लंबा समय ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें क्या अनुभव रहा? ऑर्गेनिक फार्मिंग का जैसा ऑन पेपर दिखता है वैसा होता नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए मैंने लगभग 8 साल पूरे प्लॉट पे किया, तो उससे और चीजें टाइम पे हो नहीं पाती थी, तो प्रोडक्शन में उसी नाम से ज्यादा लॉस होता था ऑर्गेनिक के चक्कर में। फिर मैंने इंटीग्रेटेड किया, और वो जो ऑर्गेनिक था मेरे को क्या है, पहले स्मॉल स्केल पे करना था, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना था। मैंने एकदम से बड़े स्केल पे स्टार्ट किया, तो उसमें क्या है, हर 15 दिन में स्प्रे लगता है जो हम लोग बनाते हैं गौमूत्र वगैरह से, तो हो नहीं पाता था बड़े लेवल में, स्प्रे का दिक्कत होता था।
और छोटी छोटी समस्याएं आती थी हम्म, जो टाइम पे सॉल्व नहीं हो पाती थी, नॉलेज की कमी की वजह से, एक्सपीरियंस की कमी की वजह से हो जाता था। छत्तीसगढ़ में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे देखते हैं? क्या ये सस्टेनेबल है? छत्तीसगढ़ इसमें में नहीं, पूरे दुनिया को ऑर्गेनिक में ही आना पड़ेगा। जी, केमिकल जो हम लोग कर रहे हैं, या जिन लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उनका केमिकल वाले अभी खुश हैं। मैं भी जिस एरिया में केमिकल करता हूँ, वो एरिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है, लेकिन मैं जान रहा हूँ वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं आने वाला। घूम फिर के हम सबको ऑर्गेनिक में ही आना है, हम्म, क्योंकि केमिकल्स जब हम लोग स्प्रे करते हैं हम्म, तो बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं जो एक्चुअल में जो काम करते हैं, जो पौधों को खाना देते हैं, उसी को हम लोग मार रहे हैं। तो कुछ टाइम तक अभी वो लोग रीग्रोथ हो जाते हैं, हम्म, तो वो चल जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद उनका रीग्रोथ होना कम हो जाएगा और उनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा, तो फिर हम लोग को अल्टीमेटली फिर से ऑर्गेनिक में ही आना पड़ेगा। मेरा मिक्स रहता है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक चीजें भी डालता हूँ और केमिकल का भी बहुत सोच समझ के यूज करता हूँ। आपको डॉक्टर रमन सिंह से, जो मुख्यमंत्री थे, उनसे सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार भी मिला है जी और कृषि मंत्री से भी आपको पुरस्कार मिला है। जी तो आप एक सफल किसान और एक सफल डेयरी व्यवसाय में आप रहे हैं। जी। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में सफलता के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं? खेती में सफलता शब्द थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 30 क्विंटल प्रोडक्शन आया, और मैंने हालांकि उसको मैनेज कर लिया था, मैंने काफ़ी कम कॉस्ट पे किया था, लेकिन 30 क्विंटल प्रोडक्शन लाने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते, मेहनत इन द सेंस फाइनेंशियली बहुत पैसा खर्चा करते हैं। तो अगर उनका 30 क्विंटल आ रहा है, मतलब डबल की बात कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा बचा रहे हैं। ओके, हाँ, सफलता शब्द सही शब्द नहीं है एक्चुअल में। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो उसको सफल नहीं कहा जा सकता। आप कम लागत पे अगर कम प्रोडक्शन भी ला रहे हैं, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो कम आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्शन का जो कहना चाहिए टर्नओवर जैसा अपन बोलते हैं जी, उसमें, और कहना चाहिए जो अपन खर्चा कर रहे हैं उसका जो अंतर है, वो अगर ज्यादा है कम प्रोडक्शन में भी, तो वो ज्यादा सफल है। डेयरी के लिए क्या कहेंगे आप? डेयरी व्यवसाय में, डेयरी व्यवसाय में काफी चांसेस, जैसे मैंने बताया था आपको कि जितना दूध होता है उससे ज्यादा का खपत है मार्केट में नकली दूध के लिए। तो गवर्नमेंट अगर सही ध्यान दे, नकली दूध को बंद करे, तो डेयरी व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय है खेती के साथ। एक डेयरी जो व्यवसाय कर रहा है वो और क्या क्या कर सकता है अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? जो हमारे पास गाय या भैंस है, उनके डाइट सारा, मतलब डेयरी का पूरा जो कहना चाहिए बिजनेस है, वो उनके डाइट के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग कितने सस्ते में उसको डाइट दे रहे हैं, इसी बात पे सारा चीज निर्भर करता है। हम लोग मान लो हमको 40 रुपए रेट मिल रहा है और 30-35 रुपए का हम लोग खिला दिए, 5 रुपए बच रहा है, तो ऐसा करने से कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि भैंस या गाय हमेशा तो दूध नहीं देगी। एक भैंस है वो साल भर 1.5 साल दूध देती, फिर 6 महीने ड्राई पीरियड रहता है। एक गाय 12 महीने में 10 महीने दूध देती है, 2 महीने ड्राई पीरियड रहता है। अगर 5 ही रुपए बचेगा तो 5 रुपए तो वो 2 महीने में निकल जाएगा। तो हमको जो कॉस्ट है उसमें देखना पड़ेगा, हरे चारे की तरफ जाना पड़ेगा। आजकल कुछ लोग जैसे सुपर नेपियर आ गया है, वो बहुत सस्ता पड़ता है, वो 50 पैसे से 1 रुपया पड़ता है पर केजी। तो उसके तरफ अगर जाएंगे, ड्राई चारा तो बहुत महंगा पड़ता है, सीजन में कभी 14 रुपए 15 रुपए भी हो जाता है, और ये वो एक सीजन में ही मिलता है ड्राई। और हरा चारा 12 महीने मिल सकता है अगर सुपर नेपियर में जाए। तो अगर किसान इस तरीके से कुछ करे तो उसका प्रॉफिट बन सकता है। कृषि क्षेत्र का भविष्य आप कैसे देखते हैं? भविष्य तो मुझे तो उज्जवल लगता है, क्योंकि इंसान खाना खाना छोड़ेगा नहीं, वो दूध पीना छोड़ेगा नहीं, उसको
उसको सारी चीजें खेती से ही आनी है जिससे उसका दिनचर्या चले। इसमें एक और सवाल है कि जैसे अपने बात की खाना खाना तो बिल्कुल जरूरी है, आज हम सभी भी खाना खा के आए हुए हैं, क्यों ये कारण है कि उसके बाद भी किसान आत्महत्या करनी पड़ती है? 2021 के आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो लगभग 10,881 लोगों ने आत्महत्या की। क्यों आज भी ये स्थिति है कि किसानों को? उसका मूल कारण ये है, कोई अब उसके लिए मतलब मूल कारण को समझ हर कोई नहीं समझ पाता है इसको। एक्चुअल में जो नौकरी कर रहा है उसको लगता है कि किसान को इतना सब्सिडी मिल रहा है, इतना रेट मिल रहा है। वो एक्चुअल में पूरा सही नहीं है। सब्सिडी मिल रहा है लेकिन सब्सिडी और ज्यादा रेट किसान का हक है। वो कोई गवर्नमेंट दे रही है तो वो एहसान नहीं कर रही है गवर्नमेंट। किसान उस कम रेट पे उसको दाना खाना दे रही है, किसान गवर्नमेंट और लोगों के ऊपर एहसान कर रही है। क्योंकि जो आपने बताया ना, 300 गुना लोगों का सैलरी बढ़ा है, किसान का मात्र 20 गुना बढ़ा है। तो असली एहसान तो किसान करता है, इसलिए उसको अन्नदाता कहा जाता है। जी। आप जब चावल बेचते हैं, जब धान बेचते हैं, और फिर जब बाद में आप ये देखते हैं कि घूम फिर के वही चावल मुफ्त में दिया जाता है, वो क्या स्थिति? इस पे गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, क्योंकि मुफ्त में मिला चीज एक टाइम के बाद साथ नहीं देता। और ज्यादातर तो लोग मुफ्त में लेते हैं, वापस से कहीं जाके बेच देते हैं। जी। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए जिनको जरूरत है। क्या इससे किसानों को नुकसान होता है? बिल्कुल किसानों को नुकसान होता है। देखिए, गवर्नमेंट अगर 2100 रुपए में पिछले में अभी का डेटा, जैसे अभी का डेटा है 2200 रुपए का, 2200 में खरीदेगी, उसका ट्रांसपोर्ट होगा, उसको उसकी कॉस्टिंग होगी सोसाइटियों में, मंडियों में, वो सारा कॉस्टिंग, उसके बाद वो मिलर के पास जाएगा, मिलर को अलग से पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वो लगभग 45 रुपए के आसपास पड़ेगा चावल 1 केजी, एक जिनको गवर्नमेंट 1 रुपए में देती है। तो 45 रुपए का चीज अगर 1 रुपए में मिल रहा है, जो 44 रुपए है, वो तो नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे 70% किसान है, इन किन प्रकार वो जो 44 रुपए है वो किसान ही देता है और टैक्स पेयर के पैसों से आता है। तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जिनको जरूरत है उनको तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक अधिकार है, लोग भूखे ना रहे, एक गवर्नमेंट का दायित्व है। लेकिन जिनको जरूरत है उन्हीं को मिले, तो इससे कुछ सुधार हो सकता है। इससे मतलब खेती में भी फर्क पड़ेगा। आप कृषि क्षेत्र में एक पुरस्कृत किसान हैं, आपका क्या सुझाव है इसमें सरकार के लिए? मतलब इसमें जी 1 रुपया वाला जो भी मिलता है उसके लिए उसमें है, और पूरे किसानों को लेकर नीतियों के बारे में जो मैंने अभी बताया है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। भाई, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप मत लो। अगर आप 1 रुपए में लेके खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खाइए। लेकिन 1 रुपए में लेके आप उसको 20 रुपए में बेच रहे हैं, ये सही नहीं है। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट 40-45 रुपए का चावल 1 रुपए में दे रही है, फिर वापस से दुकानदार के थ्रू फिर से एफसीआई में जाता है, फिर वो घूम के आता है। तो ये रोटेशन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे फर्क पड़ेगा। और सरकार की किसान के लिए नीतियों के बारे में क्या सुझाव रहेगा आपका? नीतियों का ऐसा है, समर्थन मूल्य में और वृद्धि होना चाहिए। 2200 रुपए पिछले सरकारों के तुलना किया जाए तो अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं अभी भी किसान तो आत्महत्या कर ही रहा है। 2200 रुपए भी उनको कम पड़ता है, क्योंकि लगभग हमारे पूरे देश में लगभग 70% फार्मर ऐसे हैं जो सिंगल क्रॉप वाले, मतलब साल में एक ही फसल होगा। और जैसे 22 रुपए मिल रहा है, मान के चलिए उसमें उनका 15-16 रुपए खर्च हो जाता है, 6-7 रुपए बचेगा, उसमें उसको पूरा पेट मतलब घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, कर्ज लिया है उसको चुकाना है, बहुत सारा रहता है। लोगों को लगता है बाहर बैठ के कि किसान को इतना मिल रहा है, ऐसा ये पूरी सच्चाई नहीं।
किसान को मिल रहा है, अच्छी बात है 2200, लेकिन जैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट ने 3100 का वादा किया है, आज कांग्रेस का भी आया 3200 का। 32 मैं तो कहता हूँ ये भी कम है, अभी कब इस साल कम से कम 4000 रेट होना चाहिए। जी बिल्कुल एकदम 4000 रेट मिलेगा तो कुछ बचेगा, कुछ बचेगा। किसानों को लगेगा कि हाँ हम लोग फायदे का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि 4000 मतलब बता रहा हूँ ना, 2200 जो मिलेगा उसमें 1500-1600 तो उसका खर्च हो जा रहा है, और 600-700 जो बचेगा उसी में उसको पूरा चलाना है। कैसे चलाता हुआ? आप एक नौकरी वाले से पूछिए, आप अपना सारा जितना बैंक बैलेंस है उसका एक खेत ले लो आप, सारा का, और जब आप खेती करो तो आपको लोन लेना है उसके ऊपर फिर से हाँ, जितना आपका पास पैसा है, अगर आपके पास करोड़ों है तो करोड़ों का आप जमीन लो पहले, और फिर उस जमीन के बेस पे आप बैंक से लोन लो, केसीसी लो, मेरा ये कहना है। उसके बाद आप खेती करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किसान किस स्थिति में है। जब आपके पास कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो आप जमीन ले लिए हो, अब बैंक के लोन से आपको घर भी चलाना है, खेती भी करना है, तब लोग एक्चुअल में समझ पाएंगे कि किसान कैसे जीता है। आप एक इंजीनियर हैं और फिर भी आपने कृषि क्षेत्र को चुना, और न केवल चुना बल्कि आपने इसमें आके अपना उत्पादन डबल कर दिया। उत्पादन से लगभग आपकी इनकम भी लगभग 1.5 गुना या लगभग 2 गुना तो आपने कर ही लिया। आप अपने आप को आज किस तरह से खुश पाते हैं जब, क्योंकि मीनवाइल इसी समय बाकी लोग खेती की सारी छोड़ रहे हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे दिखते हैं? अब लोगों का रुझान आ रहा है खेती के ऊपर, कुछ अब गवर्नमेंट भले ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही सही, लेकिन किसानों की तरफ देखना शुरू करी है। उससे पहले तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी, मतलब लगता है कि अब कुछ होगा अच्छा। अभी 31-3200 में आ गया, धीरे से वो और बढ़ेगा तो और अच्छा हो जाएगा। आप किस तरह देखते हैं आप अपने आप को इसमें? आपने जो स्टेप लिया, क्या अभी वो नहीं, मैं खुश हूँ अपने डिसीजन से। मैंने मतलब इंजीनियरिंग के दौरान ही मैंने जॉब नहीं करना है करके डिसीजन तो पहले से ही ले लिया था। आखिरी सेमेस्टर या आखिरी साल में कहना चाहिए, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को खेती करना है, तो अब लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। क्या एक दिन आएगा जब अन्नदाता भी खुश नजर आएगा? उम्मीद है। एक सफल किसान है उम्मीद, और उम्मीद है तो उम्मीद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो उन 2 अवार्डों के लिए। और आप एक रोल मॉडल हैं, एक व्यक्ति जो एक अलग बैकग्राउंड से कृषि में आता है और उसने अपनी उत्पादकता डबल की। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत बधाई।